नमस्कार, देवभूमि IAS अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा विशेष टॉपिक है भारत और विश्व के मानचित्रों से संबंधित कुछ अध्ययन, यानी भारत को और विश्व को कैसे मानचित्रों से समझा जाए। भूगोल में सबसे बड़ी चुनौती रहती है और मैप स्टडी का मतलब है कि कम पढ़ा जाए और अधिक से अधिक मैटर को गेन किया जाए, ये लक्ष्य रहता है। इसलिए मैं आपको विश्व का एक महाद्वीप सामने रख के थोड़ा सा मैप स्टडी के बारे में जानकारी देना चाह रहा हूँ और इसी तर्ज पर हम भारत के भूगोल में या उत्तराखंड पर भी स्टडी करते हैं, मैप स्टडी कहते हैं हम जिसे। चलिए, महाद्वीप का एक टॉपिक है। वैसे महाद्वीप की बात की जाए तो विश्व में 7 महाद्वीप माने जाते हैं और 8वां महाद्वीप जीलैंडिया अस्तित्व में आया है फिलहाल, जो कि न्यूजीलैंड और प्रशांत महासागर के कुछ द्वीपों को मिलाकर बनेगा। अच्छा, उसमें एक महाद्वीप यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप है क्षेत्रफल के अनुसार से, मतलब एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, यानी चौथा बड़ा महाद्वीप है। जैसे आप इसके बारे में जानना चाहेंगे तो थोड़ा सा आप, ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, इसमें लगभग देशों की संख्या 15 है। केवल मैप पर बेस्ड क्वेश्चन और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आ जाएंगे विश्व के, मतलब भूगोल से संबंधित जो भी होंगे। तो ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। इसमें लगभग देश अगर पूछोगे आप तो इसमें 15 देश हैं। नंबर ऑफ कंट्रीज अगर पूछेंगे तो 15 है। इस डायग्राम के हिसाब से हम कुछ देशों के नाम भी आपको सामने रख दे रहे हैं। 15 देशों में से देखते हैं कौन कौन से देश। एक तो ये ब्राजील दिखाई दे रहा है आपको, ये सबसे बड़ा और बहुत बड़ा सा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है ब्राजील। आप जनरली वैसे भी पढ़ते हैं, GS में हम पढ़ते हैं कि ब्राजील विश्व का 5वां बड़ा देश है। विश्व का सबसे बड़ा देश अगर आता है तो रूस, रशिया और फिर कनाडा, और ब्राजील का नंबर है 5वां, विश्व का 5वां बड़ा देश और दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है ये। और इसके अलावा जो देश यहां पर दिखाई दे रहे हैं आप, यहां पर ये है उरुग्वे, ये देखिए उरुग्वे, मोंटेविडियो है उरुग्वे की राजधानी। इस ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया, यहां पर ब्राजील की राजधानी है ब्रासिलिया। उरुग्वे की राजधानी मोंटेविडियो। ये है अर्जेंटीना ग्रीन कलर में, इसकी राजधानी यहां ब्यूनस आयर्स है, इधर उरुग्वे के पास। ये चिली देश है, येलो कलर में पतला सा, ये साइड में लगा हुआ, प्रशांत महासागर से लगा हुआ देश पूछता है तो आप कहेंगे चिली। और ग्रीन कलर का था अर्जेंटीना, ये अर्जेंटीना देश है, अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स और चिली की राजधानी यहाँ सेंटियागो, ये चिली की राजधानी है। उसके बाद ये पराग्वे, सॉरी ये उरुग्वे था, उरुग्वे की राजधानी मोंटेविडियो। ये है पराग्वे, पराग्वे की राजधानी असुनसियान। उसके बाद ये बोलीविया, और बोलिविया भी अच्छा खासा देश है, यहाँ बोलिविया का पठार है और बोलिविया की राजधानी जो है लापाज, ये लापाज है। अच्छा, उसके बाद आप पहुँच गए पेरू, ये पेरू है, पेरू की राजधानी है लीमा। पेरू प्रशांत महासागर से फिर से लगा हुआ देश है। उसके बाद ये छोटा सा देश है इक्वेडोर, इक्वेडोर की राजधानी है क्विटो। और कोलंबिया, कोलंबिया की राजधानी बोगोटा, ये कोलंबिया। उसके बाद वेनेजुएला, वेनेजुएला की राजधानी कराकस। उसके बाद गुयाना, ये गुयाना है देखिए, और जॉर्ज टाउन। इसके बाद सूरीनाम, उसके बाद फ्रेंच गुयाना। ये मतलब गुयाना, सूरीनाम और फ्रेंच गुयाना, 3 देश हैं यहां पर। तो आपको एक बार फिर से देश, ये ब्राजील था, ये गुयाना, ये फ्रेंच गुयाना था, ये सूरीनाम था, गुयाना था, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वेडोर, पेरू, बोलीविया, पराग्वे, उरुग्वे, अर्जेंटीना, चिली और ब्राजील। ये 13 देश आपको दिखाई दे रहे होंगे जो डायग्राम से आप क्लियर कर पा रहे हैं। 2 देश जो यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे हैं डायग्राम के हिसाब से, उनका नाम मैं आपको सुना देता हूँ। इसके 2 अन्य देश जो है ना, एक इसके शीर्ष पर होगा, यहाँ पर आप इस मैप में वैसे बनानी है, इसका नाम है अरूबा, ऑरेंज स्टेट इसकी राजधानी है। एक तो यहाँ पर है, मतलब ये वेनेजुएला के शीर्ष पर यहाँ कहीं, और इसका नाम है अरूबा। अच्छा, दूसरा देश था इस तरफ, मतलब ये फ्रेंच गुयाना के उत्तर की तरफ, प्रशांत ये कैरिबियन कंट्रीज कहते हैं इनको। ये है त्रिनिडाड और टोबैगो, त्रिनिडाड और टोबैगो, त्रिनिडाड और टोबैगो, ये एक और देश है। और चूंकि भारत वंशियों का देश है त्रिनिडाड और टोबैगो, इस वजह से हमें इसके बारे में जानना चाहिए या पता होना चाहिए। तो त्रिनिडाड और टोबैगो यानी मध्य अमेरिकी देश या कैरिबियन कंट्रीज से लगा हुआ देश है ये। एक है अरूबा, ऊपर की तरफ था अरूबा। अरूबा की राजधानी थी
ओरेंज स्टेट और त्रिनिदाद और टोबैगो की राजधानी थी पोर्ट ऑफ स्पेन। तो सारी राजधानियां, सारे देश हमारे पास हैं। और फ्रेंच गुयाना की राजधानी कैने है, कैने। सूरी यहाँ पर राजधानी लिखूंगा तो फ्रेंच गुयाना की राजधानी कैने या कैने। और सूरीनाम की राजधानी थी परमारिबो, परमारिबो। अच्छा, गुयाना की राजधानी थी जॉर्ज टाउन, जॉर्ज टाउन। ज्यादा राजधानी मैंने आपको बताई दी थी, लगभग ये छोटी थी। तो फ्रेंच गुयाना की कैने, सूरीनाम की परमारिबो, और गुयाना की जॉर्ज टाउन, वेनेजुएला की कराकस, कोलंबिया की बोगोटा, इक्वाडोर की क्विटो, पेरू की लीमा, बोलिविया की लापाज, पराग्वे की असुनसियान, उरुग्वे की मोंटेविडियो, अर्जेंटीना की ब्यूनस आयर्स और चिली की सैंटियागो, ब्राजील की ब्रासिलिया। ये है 13 और 15 देश। 15 देशों की राजधानियां। 2 देश थोड़ा हटके थे भौगोलिक भूभाग से, उनके बारे में आपको बता रहा था। चलिए, और जो प्रश्न बनने की जो संभावना रहती है अधिकतर, ये पूछता है कि दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन है। तो आप कहेंगे नॉर्मल ब्राजील। कितने देशों से सीमा बनाता है ब्राजील? कितने देशों से सीमा बना रहा है? तो 10 देशों से लगता है। आप देखिए मैप में, यहां से उरुग्वे से लगा हुआ है, यहां से अर्जेंटीना से, यहां से पराग्वे से 3 और बोलिविया से 4, पराग्वे से 5, पेरू से 5, कोलंबिया से 6, वेनेजुएला से 7, गुयाना से 8, सूरीनाम से 9 और फ्रेंच गुयाना से 10। तो 10 देशों से सीमा बनाने वाला अकेला दक्षिण अमेरिकी देश है ब्राजील। और ब्राजील की बात करें तो विश्व का 5वां बड़ा देश, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश। ब्राजील दक्षिण के देशों में भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है और भारत की तरह बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश माना जाता है। और इसकी राजधानी यहाँ ब्रासिलिया में थी। और ब्रासील नामक, चूंकि यहाँ पर ब्रासील नामक पेड़ या वनस्पति बहुत बड़ी संख्या में पाई जाती है, इसलिए धीरे धीरे इसका नाम ब्रासील, वनस्पति की अधिकता के कारण इसका नाम ब्राजील पड़ गया है। लेकिन विश्व स्तर पर ब्राजील इसलिए जाना जाता है क्योंकि कॉफी उत्पादन बहुत बड़ी मात्रा में होता है। यहाँ पर कॉफी की खेती होती ब्राजील में, कहवा कहते हैं हम इसे। आप देखेंगे जो ब्राजील की मिट्टी है ना, टेरा रोसा, ये ब्राजील में एक विशेष प्रकार की मिट्टी है और जिसमें कॉफी की खेती बड़ी मात्रा में होती है। तो ब्राजील में कॉफी की खेती किस प्रकार की मिट्टी में होती है? तो टेरा रोसा ब्राजील की विशेषता। इसीलिए ब्राजील में ना विश्व का कॉफी बंदरगाह है। यहां पर जगह, ये ब्राजील का तट है पूरा, ये यहां पर जब आप जाएंगे तो यहां पर एक बंदरगाह है, सेंटोस हार्बर पोर्ट। ये सेंटोस जो बंदरगाह है ना, इस अटलांटिक महासागर के तट पर, ये विश्व का कॉफी बंदरगाह कहते हैं इसको, कॉफी बंदरगाह, विश्व का कॉफी बंदरगाह। बस चूंकि हम लोगों का लक्ष्य है थोड़ा बहुत मैप को समझना है, वैसे स्टडी तो आपको करना ही है। तो ये सेंटोस कॉफी बंदरगाह के नाम से विश्व में प्रसिद्ध है, जो ब्राजील में है। यहीं पर होगी साओ पोलो, एक जगह है साओ पोलो, ब्राजील में है साओ पोलो। इसे विश्व की कॉफी की मंडी कहा जाता है। मतलब विश्व का कॉफी का बंदरगाह पूछेगा तो सेंटोस, और विश्व की कॉफी की मंडी कहता है तो साओ पोलो। ये कॉफी मंडी के नाम से फेमस है, कॉफी मंडी। कॉफी का बहुत बड़ा मार्केट लगता है यहाँ से, फिर यहाँ से एक्सपोर्ट होता है। तो साओ पोलो कॉफी की मंडी कहाँ है? ब्राजील में। और सेंटोस कॉफी बंदरगाह कहाँ है? ब्राजील में। चलिए, 2 महत्वपूर्ण चीज़ पता चली हमें यहाँ के बारे में। अच्छा, और देखेंगे तो यहीं पर रियो डी जेनेरियो है। रियो डी जेनेरियो यहाँ का बहुत बड़ा शहर है, बल्कि सबसे बड़ा शहर होगा ये ब्राजील का, जेनेरियो। रियो के नाम से फेमस है। और रियो ओलंपिक 2016 में हुए थे, तब से ज़्यादा सुर्खियों में था ये। लेकिन इससे भी ज़्यादा पहले सुर्खियों में था कि इस रियो डी जेनेरियो या रियो में 1992 में ना पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, अर्थ समिट हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन। 22 अप्रैल को होता है पृथ्वी सम्मेलन, और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो 22 अप्रैल 1992 को इस रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, और जिसमें पृथ्वी पर होने वाले परिवर्तनों पर चिंता व्यक्त की गई थी कि पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ये सब क्यों हो रहा है। तो इसके बाद ही एक संस्था अस्तित्व में आई थी, आप जानते हैं, UNFCCC, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। और इसके बाद धीरे धीरे आज इसी की आगे का जो विकास देखा गया है वो है कॉप, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। अब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज नाम से हर बार, हर साल
एक पर्यावरणीय सम्मेलन होता है। और अब जाकर हम COP27, COP28 में आ चुके हैं। तो इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं जर्मनी के बॉन शहर से हुई थी, मतलब इस पृथ्वी सम्मेलन के बाद, यानी 1995 में। तो एक वैश्विक टॉपिक है वैसे ही, लेकिन यहां पर हम चूंकि मैप पर थे इस वजह से ये मैं बता रहा था आपको। तो पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो, तो 3 शहर मिले आपको, एक तो सेंटोस बंदरगाह, एक साओ पोलो और एक रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो पहले ब्राजील की राजधानी हुआ करता था, और सेंटोस कॉफी बंदरगाह है, और साओ पोलो कॉफी की मंडी है। और यही रियो डी जेनेरियो में 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 22 अप्रैल को। ये प्रश्न पता चले हमें। अच्छा, और जब प्रश्नों की बात करेंगे तो यहीं पर तटों पर ना, तो रियो डी जेनेरियो के पास एक कोपाक्वाना पुलिन है। कोपाक्वाना, ज्योग्राफी की लैंग्वेज में पुलिन शब्द यूज हो रहा है, बीच भी कह सकते हो आप उसे। जैसे हमारे भारत में मरीना बीच है, काफी फेमस है, ऐसे गोवा के तट, केरला के तट बहुत फेमस है, वैसे यहां पर रियो डी जेनेरियो का तट कोपाक्वाना पुलिन कहां है अगर पूछता है तो आप कहोगे रियो डी जेनेरियो के ब्राजील में। ये चलिए, और प्रश्न मिल रहे हैं हमें बहुत सारे ब्राजील से। और जो ब्राजील का उत्तर वाला भाग, ये वाला भाग, ये 0 डिग्री के आसपास माना जाता है। इसलिए ब्राजील के घास के मैदान अगर पूछता है आपसे, घास के मैदान बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में, मतलब घंटों पढ़ाया जा सकता है, लेकिन हम खास खास बातों को पॉइंट आउट कर रहे हैं। ब्राजील के घास के मैदान पूछता है तो कंपोज या कंबोज, ये ब्राजील के घास के मैदान है। अच्छा, जो ब्राजील के पर्टिकुलर उत्तरी भागों में होते हैं, और एक गर्म घास के मैदान है, मतलब ये भूमध्य रेखा के आसपास है, इसलिए गर्म घास के मैदान कहते हैं। ट्रॉपिकल जोन में पड़ते हैं, मतलब ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है कुल मिला के। अच्छा, इसके अलावा और ब्राजील में क्या देखने लायक है, जब आप ब्राजील और अर्जेंटीना की सीमा पर जाएंगे ना, यहां पर एक वाटरफॉल है, दुनिया में फेमस है, इगुआकू जलप्रपात वाटरफॉल। तो कहां पर है अगर पूछता है तो ब्राजील और अर्जेंटीना की सीमा पर। ब्राजील और अर्जेंटीना एक दूसरे से लगे हैं, ये दक्षिण अमेरिका के 2 बड़े देश हैं, सबसे बड़ा देश, दूसरा सबसे बड़ा देश अर्जेंटीना। तो इगुआकू वाटरफॉल कहां था, तो ब्राजील और अर्जेंटीना की सीमा पर था। ठीक है, कोपाक्वाना पुलिन कहां था, तो रियो डी जेनेरियो के पास ब्राजील में। साओ पोलो मंडी, सेंटोस बंदरगाह, रियो डी जेनेरियो शहर जहां पर ओलंपिक 2016 हुआ था, रियो ओलंपिक, ये। और ब्राजील के घास के मैदान कंपोज, ऐसे। अच्छा, जो भी आता रहेगा हम लोग मैप के हिसाब से कवर करते रहेंगे। और इन चीजों को देखा जाए, ये दक्षिण की तरफ यहां पर एक छोटा सा देश है उरुग्वे। उरुग्वे के बारे में ये कहा जाता है कि ये दक्षिण अमेरिका का सबसे नगरीकृत देश है। नगरीकृत देश, जैसे हम पढ़ते हैं भारत का सर्वाधिक नगरीकृत गोवा या महाराष्ट्र, ऐसे पढ़ते हैं, सबसे कम हिमाचल, इस टाइप से। तो विश्व का, मतलब दक्षिण अमेरिका का सबसे नगरीकृत देश पूछेगा तो उरुग्वे। और उरुग्वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हाईलाइट तब हुआ जब उसने 1930 में सबसे पहला फीफा विश्व कप जीता था। विश्व कप फुटबॉल का पहला आयोजन, मतलब पहला विजेता उरुग्वे है। छोटा सा देश है दक्षिण अमेरिका का। वैसे भी आज दक्षिण अमेरिका में ब्राजील या फिर अर्जेंटीना, ये बहुत मजबूत टीम है फीफा में, लेकिन उरुग्वे भी अपने आप में 1930 का फीफा विश्व कप विजेता है। चलिए, 2 प्रश्न मिले हमें उरुग्वे से। अब हम अर्जेंटीना की तरफ जा रहे हैं। ब्राजील से बहुत सारे प्रश्न बना रहे थे हम। ये अर्जेंटीना है, देखिए, भूमध्य 0 डिग्री के हिसाब से देखेंगे तो बहुत ज्यादा दक्षिण की तरफ है, इसलिए यहां की क्लाइमेट कहोगे तो आप शीतोष्ण, टेम्परेट जोन है में पड़ता है, शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं हम, जैसे या टेम्परेट जोन है। तो इसके हिसाब से, मतलब जैसे हमारा उत्तराखंड टेम्परेट जोन के अंतर्गत आता है अधिकतर भाग, मतलब शीतोष्ण कटिबंध या शीत कटिबंध में आता है, वैसे ये भी है, मतलब ठंडा है यहाँ कुल मिला के। लेकिन खास बातें क्या है, एक तो अर्जेंटीना में यहां बीचों बीच में इधर एक पठार है, काफी फेमस है, जो पेटागोनिया का पठार। पेटागोनिया पर्वतपदी पठार है। दुनिया में अगर ऐसे पूछे पेटागोनिया का पठार कहां है तो आप अर्जेंटीना में कहोगे। अच्छा, दूसरा, इस अर्जेंटीना से इधर पठारी क्षेत्र से इधर की ओर हवाएं चल रही होती हैं, और इस अर्जेंटीना की इधर की ओर देखोगे ना, यहां बहुत बड़े ग्रासलैंड पाए जाते हैं। और इसी के एक ओर, मतलब इसी क्षेत्र में जहां पर ये पेटागोनिया का पठार है, उसके दूसरी तरफ आप देखेंगे तो यहां पर आपको बड़े बड़े घास के मैदान मिलेंगे। अर्जेंटीना के घास के मैदान है पंपास, अर्जेंटीना का हृदय स्थल। मतलब कहां के घास के मैदानों को पंपास कहा जाता है, तो अर्जेंटीना के घास के मैदानों को पंपास कहा जाता है। और वो अर्जेंटीना का हृदय स्थल है, हार्टलैंड है अपने आप में।
और इसके अलावा और भी आपको घास के मैदान मिलेंगे, वहाँ पर मांटो ग्रासो मिलेंगे। और उत्तर की तरफ जाएंगे तो जब उत्तर की तरफ आप जाएंगे यहाँ पर इन सीमाओं पर, तो यहाँ पर मांटो ग्रासो भी मिलेंगे आपको, मांटो ग्रासो। ये सब शीतोष्ण कटिबंधीय यानी ठंडे घास के मैदान माने जाते हैं, मांटो ग्रासो भी और पंपास भी, लेकिन पंपास ज़्यादा महत्व रखता है। तो ऐसा लग रहा है कि अर्जेंटीना में घास बड़ी मात्रा में यानी घास के मैदान बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं, इसीलिए अर्जेंटीना ना मतलब दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सर्वाधिक पशुपालक देश है, मतलब सर्वाधिक पशुओं की संख्या बड़ी संख्या में होती है यहाँ पर, यानी इनका अर्थव्यवस्था का मुख्य पशुपालन है, मतलब अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार यहाँ पशुपालन है, खेती न होकर, और बड़ी संख्या में पशु पाए जाते हैं। और अर्जेंटीना के संप्रदाय की बात की जाए तो ये इजराइल के बाद विश्व का दूसरा बड़ा यहूदी देश है अर्जेंटीना। और मैंने कहा इजराइल विश्व का सबसे बड़ा यहूदी देश है, और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो हालात उत्पन्न हो गए थे, यहूदियों को यूरोप छोड़कर यहाँ आना पड़ा था इजराइल में, तो उसके बाद इजराइल आज जनसंख्या में सबसे बड़ा है, तो दूसरा देश ये है। और ये लोग यहाँ पर एक तो बड़ी संख्या में पशुपालन करते हैं, और पशुपालन करने का एक बड़ा कारण है घास के मैदान है। और यहाँ पर एक घास होती है अल्फा अल्फा, अल्फा अल्फा घास पाई जाती है, अल्फा अल्फा ये, और ये बहुत प्रोटीन युक्त घास होती कहते हैं, मतलब गायें बड़ी संख्या में दूध देती हैं या गौमांस बड़ी संख्या में यहाँ से निर्यात किया जा रहा है, तो ये सब बड़ी संख्या में पशुपालन का एक बड़ा कारण है। अल्फा अल्फा नामक प्रोटीन युक्त घास पाई जाती है। एक दूसरा यहाँ पर बड़े बड़े घास के मैदान है बड़ी संख्या में, और बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं है, तो टेम्परेट जोन में पड़ता है इस वजह से। अच्छा, तो इसलिए अर्जेंटीना ना विश्व में डिब्बाबंद मांस के लिए फेमस है। अर्जेंटीना डिब्बाबंद मांस, खासकर चूंकि यहूदी देश है तो गौमांस भी यहां से निर्यात होता है, तो डिब्बाबंद मांस का निर्यात करता है। यहाँ के बड़े बड़े बंदरगाह इसी का काम करते हैं अधिक बड़ी संख्या में। तो ये बात बता रहा था मैं अर्जेंटीना के बारे में। तो यहाँ पर पैटागोनिया का पठार था, यहाँ पर अर्जेंटीना का हृदय स्थल यानी घास के मैदान बहुत बड़ी संख्या में, मांटो ग्रासो थे यहाँ पर। अच्छा, और अर्जेंटीना में आप देखेंगे तो ये अर्जेंटीना का ये पूर्वी भाग माना जाता है। वैसे मैंने इसकी राजधानी आपको बता दी थी, ब्यूनस आयर्स यहाँ पर है कहीं नहीं। अच्छा, लेकिन इसके अलावा खेती की बात करें तो सूरजमुखी की खेती बड़ी संख्या में होती है यहाँ पर, सरसों की खेती भी हो जाती है, सूरजमुखी की खेती। और फिर इससे लगा हुआ देश ये चिली दिखाई दे रहा है आपको, ये येलो कलर में छोटा सा, प्रशांत महासागर से सबसे लंबी सीमा बनाने वाला देश पूछे ये पैसिफिक ओशियन है, और पैसिफिक ओशियन से दक्षिण अमेरिका का सबसे लंबी सीमा बनाने वाला देश तो ये चिली होगा। और जहाँ तक चिली की कैपिटल की बात कर रहे हैं हम लोग, तो चिली की राजधानी यहाँ पर सैंटियागो होगी। सैंटियागो चिली की कैपिटल है, सैंटियागो। मैंने वैसे सारे 15 देश की कैपिटल आपको रटा दी कि ये यहाँ है, ये यहाँ, सारी की सारी आपके सामने भी रख दी थी। अच्छा, चिली की क्या बात, एक तो मैंने कहा था कि प्रशांत महासागर सबसे लंबी सीमा बनाता है। दूसरा, चिली में खास क्या बात है कि जो चिली को हमें जानना है तो तब आप देखेंगे ना इस चिली के पश्चिमी तट पर यहाँ पर, तो यहाँ पर एक मरुस्थल है, काफ़ी फेमस है। वैसे तो मरुस्थल हर महाद्वीप के पश्चिमी भागों में बने हुए, लेकिन ये मरुस्थल भी काफ़ी, ये डेजर्ट भी काफ़ी फेमस है। इसका नाम है अटाकामा मरुस्थल। अटाकामा मरुस्थल कहाँ है पूछता है तो चिली में। यहाँ से हवाएं चलती है ये अर्जेंटीना से इस पर, ये बहुत तीव्र गति की ये हवाएं इस मरुस्थलीय हवाओं को इधर समुद्र में ले जाती हैं, पैसिफिक ओशियन में। तो अटाकामा मरुस्थल कहाँ था, चिली में था। इस अटाकामा मरुस्थल से उत्तर की ओर जब जाएंगे ना आप, तब आपको एक जगह मिलेगी अरिका। आप मैप वगैरह में भी स्टडी कर सकते हैं, यहीं पर एकदम चिली के बॉर्डर में यह है अरिका। मतलब इसकी मरुस्थल होने की वजह से कहते हैं अरिका संसार का सर्वाधिक शुष्क स्थान है, मतलब विश्व का सर्वाधिक शुष्कतम ड्राई स्थल अगर कोई पूछता है तो आप कहेंगे अरिका है भैया, ये है चिली में, सॉरी ये चिली में है। और एक इसका बड़ा कारण क्या है, इस अटाकामा मरुस्थल का होना, ये अटाकामा मरुस्थल की वजह से ऐसा है। ठीक है, तो अरिका पता चला आपको। और इसी क्षेत्र में यहाँ पर उत्तर की ओर जब जाएंगे अब अटाकामा मरुस्थल से, ये अटाकामा मरुस्थल का इलाका है, इसके आसपास यहाँ पर नाइट्रेट के बड़े बड़े भंडार हैं। वैसे भी अटाकामा मरुस्थल नाइट्रेट के भंडारों के लिए जाना जाता है, भंडार नाइट्रेट के भंडारों के लिए फेमस है। तो अरिका विश्व का सर्वाधिक शुष्क स्थान चिली में था, अटाकामा मरुस्थल चिली में था, और नाइट्रेट के भंडारों के लिए ये अटाकामा मरुस्थल जाना जाता है। इससे उत्तर की ओर, इसी अटाकामा मरुस्थल से उत्तर की ओर जब जाएंगे तो यहाँ पर एक पठार है, चुक्की कमाटा पठार। ऐसे ये नाम आपने सुनना है, चुक्की कमाटा पठार।
इसे कॉपर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, विश्व की तांबा राजधानी कहते हैं। चिली में ही होगा ये भी, मतलब अटाकामा मरुस्थल से विश्व की तांबा राजधानी, ऐसे मतलब तांबा उत्पादन खूब होता है यहाँ पर। विश्व की तांबा राजधानी किसे कहा जा रहा है? तो चुक्की कमाटा पठार को, जो कि चिली अरिका के आसपास है, अटाकामा मरुस्थल के आसपास। चलिए, बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न मिल रहे हैं आपको यहाँ से। अच्छा, और पर्वतों की बात की जाए, क्योंकि ये क्षेत्र काफी ऊंचे पर्वतों के लिए फेमस है, तो ये अगर आप ऐसे को ध्यान से देखेंगे तो ये एंडीज पर्वतमाला है, दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला ये एंडीज। जैसे हम हिमालय कहते हैं, हिमालय लगभग 2400 या 3200 किलोमीटर लंबा कहते हैं, लेकिन ये एंडीज पर्वतमाला है और ये लगभग 7200 किलोमीटर लंबी पर्वतमाला है। और इसके बारे में कहा जाता है कि दुनिया की सबसे लंबी वलित पर्वत, फोल्डेड माउंटेन का उदाहरण या मोड़दार पर्वत का उदाहरण है। इसी अटाकामा मरुस्थल का विस्तार आप देख ही रहे हैं, पूरे दक्षिण अमेरिका में है। और इसी चिली देश में ना, यहां पर अटाकामा मरुस्थल की सबसे ऊंची चोटी है एकांकागुआ। एकांकागुआ एकांकागुआ पर्वत वैसे दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत है। जैसे एशिया या विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है, तो एकांकागुआ शांत ज्वालामुखी का भी उदाहरण माना जाता है। और इसकी हाइट अगर देखेंगे तो 6960 मीटर के आसपास आपको मिल जाएगी एकांकागुआ। तो एकांकागुआ कहाँ था? चिली में। किस पर्वत पर था? एंडीज पर्वतमाला। एंडीज की सबसे ऊंची चोटी एकांकागुआ कहाँ है? तो चिली में। आप यहाँ कहीं देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, और यहीं पर एकांकागुआ के आसपास और आप एक पर्वत देखेंगे तो यहीं पर एक और पर्वत देखेंगे आप, ओजस डेल सलादो, ऐसे ओजस डेल सलादो। चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर माना जाता है ओजस डेल सलादो। वैसे भूगोल के हिसाब से ओजस डेल सलादो ना सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत माना जाता है। सक्रिय एक्टिव वोल्केनोज प्रोसेस से बना है सक्रिय ज्वालामुखी। तो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है इस ओजस डेल सलादो को। सर्वाधिक ऊंचा नहीं, विश्व का सर्वाधिक ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत कहेगा तो आप कहेंगे इक्वेडोर में, यहाँ इक्वेडोर में ये कोटोपैक्सी सुना है हमने, कोटोपैक्सी विश्व का सर्वाधिक ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी। कोटोपैक्सी सबसे ऊंचा समुद्र तल से सक्रिय ज्वालामुखी। जनरली हम बहुत बार इसे पढ़ चुके हैं, सक्रिय ज्वालामुखी। ज्वालामुखी चूंकि प्रशांत महासागर इसलिए यहाँ आते रहते हैं। तो विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है कोटोपैक्सी, जो कि इक्वेडोर में है। लेकिन अगर पूछे ओजस डेल सलादो क्या है, तो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। सी लेवल से सर्वाधिक ऊंचाई पर, मतलब इसकी समुद्र तल से पहले से ही ज्यादा ऊंचाई थी। उस मैक्सिमम ऊंचाई पर जब फटता है तो हमें ये बहुत ऊंचा लगता है, लेकिन समुद्र तल से सी लेवल से सबसे ज्यादा ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी होगा। तो सर्वाधिक ऊंचा कहेगा तो कोटोपैक्सी, सर्वाधिक ऊंचाई पर कहेगा तो ओजस डेल सलादो दक्षिण अमेरिका में। क्लियर हो गया होगा आपको दोनों ज्वालामुखी के बारे में। और ये एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी एकांकागुआ के बारे में। एकांकागुआ शांत ज्वालामुखी का उदाहरण है, जबकि ओजस डेल सलादो सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं हम। ये है पराग्वे देश, लैंड लॉक्ड कंट्री है ये दक्षिण अमेरिका का। इसकी राजधानी असुनसियान है, असुनसियान। और ये भू आविष्ठित देश है, देखो चारों तरफ से घिरा है दक्षिण अमेरिका के देशों से भी। लेकिन ये दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड नहीं है। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड कहेगा तो आप कहेंगे ये बोलीविया। ये है बोलीविया और इसकी राजधानी है लापाज। ये दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड या भू आविष्ठित देश है और इसकी राजधानी थी लापाज। और लापाज अगर जब आप देखेंगे ना मैप में, तो लापाज लगभग पेरू की सीमा पर होगी। ये होगी लापाज, यहां पर है लापाज। और लापाज के बारे में ये कहा जाता है कि विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी, मतलब सी लेवल से बहुत ज्यादा हाइट पर है ये लापाज। तो इस वजह से विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी। अगर वैसे प्रश्न पूछे जनरल, तो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी है लापाज। सर्वाधिक ऊंचाई पर, विश्व की यहां सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी। तो किसकी राजधानी? बोलीविया की। यही है बोलीविया का विशाल पठार। और हम ये मानते हैं कि बोलीविया एक ऐसा देश है जहां से आलू का पहली बार यहां उत्पादन हुआ और भारत में आलू की खेती संभवतः बोलीविया की देन है। और ये जो दक्षिण अमेरिका के देश है ना, ये भी उपनिवेश रहे थे कहीं ना कहीं। अधिकांश देश पुर्तगाल के उपनिवेश थे, ब्राजील जैसे देश, और कुछ देश स्पेन के उपनिवेश थे। तो यहीं से विदेशियों द्वारा ये आलू भारत तक पहुंचा था। अच्छा चलिए, खैर अब जब ये वाला पोर्शन दिखाई दे रहा होगा, यहां पर एक झील है टीटीकाका झील। टीटीकाका झील, टीटीकाका झील के बारे में तो कहां है? पेरू और बोलीविया की सीमा पर। वे विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील कहते हैं।
बोटिंग हो सकती है जहां, नौकायन झील। विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील नहीं कहेंगे हम इसे, विश्व की सर्वाधिक हाइट पर स्थित नौकायन झील है टिटिकाका। तो कहां है? बोलीविया और पेरू की सीमा पर। चलिए, और हम लोग यहां पर काम कर रहे हैं। तो दो प्रश्न मिले हमें, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी और विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील। तो दोनों बोलीविया में थी। अब इससे जैसे आगे बढ़े तो ये देश पेरू मिला आपको, ये पेरू। पेरू की राजधानी लीमा है। पेरू तटीय देश है, यहां से प्रशांत महासागर से लगा हुआ दूसरा बड़ा तट है इसका। अच्छा, जब पेरू पर देखेंगे तो आपको यहीं पर कहीं गालापागोस द्वीप मिलेगा आपको। ये गाला थोड़ा और ऊपर की है, गालापागोस, गालापागोस आइलैंड। जनरल पूछता है गालापागोस आइलैंड कहाँ है, अगर इस टाइप का प्रश्न बनाता है गालापागोस द्वीप, तो आप कहेंगे पेरू और इक्वेडोर की सीमा पर है गालापागोस द्वीप। जनरल इसके बाहर की तरफ आपको दिखाई देगा। और इक्वेडोर से लगा हुआ या पेरू की सीमा पर से लगा हुआ एक और द्वीप यहां पर है, इसे कहते हैं ग्वानो द्वीप। ग्वानो, ग्वानो आइलैंड, ये विश्व में फेमस है ग्वानो द्वीप। क्यों? क्योंकि कहते हैं ये जो ग्वानो द्वीप है ना, ये पक्षियों की खाद के लिए फेमस है। पक्षियों की खाद यानी बीट, पक्षियों की खाद के लिए, जिसे हम बीट कहते हैं। और यहां पर हजारों टाइप के पक्षी निवास करते हैं। और इस ग्वानो जो खाद है ना, पक्षियों की खाद, इसका विश्व स्तर पर एक्सपोर्ट भी हो रहा है यहां से। इस वजह से इन हजारों पक्षियों के कारण जो यहां निवास करते हैं, इस दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को ना पक्षियों का महाद्वीप कहते हैं। तो अगर आपसे पूछे पक्षियों का महाद्वीप, पक्षियों का, जनजातियों का महाद्वीप सुना होगा आपने, अफ्रीका को कहते हैं, लेकिन पक्षियों का महाद्वीप कहेगा तो दक्षिण अमेरिका को कहते हैं। तो किसकी वजह से? जो ग्वानो द्वीप में हजारों टाइप के पक्षी पाए जाते हैं और उनकी खाद विश्व स्तर पर निर्यात की जा रही है, इसीलिए इसे पक्षियों का महाद्वीप कहते हैं। तो दो और अच्छे से प्रश्न मिले आपको। चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। अब हम छोटे से देश इक्वेडोर की तरफ गए। ये इक्वेडोर है छोटा सा। इक्वेडोर में दो बड़े ज्वालामुखी मैंने बताए थे आपको, एक तो कोटोपैक्सी, पहले बता दिया था, कोटोपैक्सी सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी, और दूसरा चिम्बरांजो। चिम्बरांजो शांत ज्वालामुखी है, चिम्बरांजो है, सब ज्वालामुखी पर्वत है। तो कोटोपैक्सी और चिम्बरांजो ज्वालामुखी कहाँ है पूछेगा तो आप कहोगे इक्वेडोर में। दोनों प्रश्न मिल गए। ये सक्रिय है, सक्रिय ज्वालामुखी, एक्टिव वोल्केनोज है, और ये शांत है, एक्सटिंक्ट, शांत ज्वालामुखी। अच्छा, एक और क्वेश्चन इक्वेडोर से, छोटा सा देश है वैसे इक्वेडोर, इसकी राजधानी पूछता है अगर तो आप कहेंगे क्विटो। ये क्यूटो नहीं है, क्यूटो तो जापान में, क्विटो इसकी राजधानी। जब इसकी राजधानी को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा ये भूमध्य रेखा के एकदम तट पर है। मतलब ये है इक्वेटर, भूमध्य रेखा कहते हैं हम जिसको। कर्क रेखा तो यहाँ आएगी नहीं, खैर दो ही रेखाएं गुजरती हैं, भूमध्य रेखा और कर्क। मतलब ये तो भूमध्य रेखा है, इक्वेटर 0 डिग्री मानते हैं हम। और दूसरी रेखा पूछेंगे तो आप यहाँ पर ये होगी मकर रेखा, मकर 23.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री साउथ। मतलब दो ही रेखाएं गुजरती हैं इस दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप से। कर्क उत्तर में चलेगी 23.5 डिग्री नॉर्थ में। तो दो रेखाएं गुजर रही हैं इससे। अगर ये पूछे कि दक्षिण अमेरिका के कितने देश भूमध्य रेखा से गुजरते हैं तो आप कहोगे एक इक्वेडोर, दूसरा कोलंबिया, तीसरा ब्राजील, यानी 3 देश गुजरते हैं, मात्र 3 देश। जो मतलब भूमध्य रेखा दक्षिण अमेरिका के केवल 3 देशों से गुजरती है, जबकि मकर रेखा दक्षिण अमेरिका के 4 देशों से गुजरती है। ये चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राजील 4 देशों से गुजरती है। क्लियर हो गया होगा, 4 देशों से मकर रेखा, 3 देशों से भूमध्य रेखा। नाम भी आगे, इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राजील, यहां चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राजील। चलिए और देख लेते कुछ खास खास बातें इसमें। और कुछ खास था नहीं, ये कोलंबिया देश है, इसकी राजधानी इधर की ओर है बोगोटा, ये कोलंबिया। और यहां से पनामा देश लगता है मध्य अमेरिका का। और उसके बाद ये है वेनेजुएला, और वेनेजुएला तेल उत्पादक देश है। इसी वेनेजुएला में ना एक झील है, मतलब बॉर्डर में हालांकि वो, और उस झील का नाम है मराकैबो झील। यहां पर आप मैप में भी बना है, देखो मराकैबो। और मराकैबो झील दक्षिण अमेरिका की महाद्वीप की सबसे बड़ी झील मानी जाती है। और ये तेल के लिए ठीक है, मतलब तेल और प्राकृतिक गैस के लिए प्रसिद्ध है। इसीलिए वेनेजुएला ना दक्षिण अमेरिका का तेल उत्पादक देश है। और तेल उत्पादक देशों का संगठन जिसे हम कहते हैं OPEC, ओपेक, ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपेक का सदस्य है कुल मिला के वेनेजुएला, तेल निर्यातक देशों का संगठन। और उत्तरी अमेरिका का ध्रुव विरोधी भी है। और हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है भूगोल में, क्योंकि हमने सुना, हमने पढ़ा है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात वेनेजुएला में है। ये वेनेजुएला है। यहां पर आप देखोगे तो यहां पर विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात होगा एंजिल जलप्रपात,
और एंजिल जलप्रपात की जब हाइट देखेंगे तो 979 मीटर, ये विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है। और ये यहाँ से अमेजन नदी आ रही है इस टाइप से, अमेजन नदी बेसिन है पूरा ये, अमेजन नदी बेसिन। तो अमेजन की सहायक ओरेनिको नदी पर है, या कैरोनी नदी भी पूछता है कहीं पर। ओरेनिको नदी पर वेनेजुएला में विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात था एंजिल, ठीक है, मराकोबो झील और एंजिल जलप्रपात, जबकि इसकी राजधानी कराकस इधर की ओर है, ऊपर की ओर है। तो एक और अच्छा सा प्रश्न मिला, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात और भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकला बाराही नदी पर कर्नाटक में, ये हमने सुना है। और लेकिन विश्व का 979 मीटर है और हमारा 455 मीटर। चलिए उसके बाद ये छोटे से देश से गुयाना, ये देखो गुयाना है, जॉर्ज टाउन इसकी राजधानी है। ये है सूरीनाम, परमारिबो इसकी राजधानी है। और ये फ्रेंच गुयाना, इसकी राजधानी है कैने। जो फ्रेंच गुयाना है ना, यहीं पर एक स्थान है कोरू। और यहां पर ये उपग्रह प्रक्षेपण स्थल है। उपग्रह, भारत भी कभी यहीं से भेजा करता था उपग्रह प्रक्षेपण स्थल, मतलब भारत भी अपने उपग्रहों को कभी यहां से भेजा करता था। आर्यभट्ट को भेजने में भी इसी कोरू का प्रयोग किया गया था। तो ये दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप की खास खास बातें चल रही थी। अच्छा, घास के मैदानों की बात अगर जैसे कभी पूछता है यहाँ कौन कौन सी घास के मैदान है, तो मैंने कहा कि अगर घास के मैदान पूछे तो ये तो पंपास हो गए, पंपास, और यहीं पर ग्रान चाको हो गए। ये ग्रान चाको ठंडे हैं, ग्रान चाको थोड़ा सॉरी, ग्रान चाको और पंपास दोनों ठंडे हैं। और ये ब्राजील के ये कंपोज हो गए, कंपोज या कंबोज। अच्छा, दूसरा इस वाले पोर्शन में ये अमेजन नदी है, विश्व की सबसे चौड़ी नदी कहते हैं हम, जो कि एंडीज पर्वतमाला से गिरकर इधर कैरिबियन सागर, अटलांटिक महासागर में चली जाती है। तो यहाँ पर घास के मैदान, वेनेजुएला, यहाँ पर 2 घास के मैदान है, एक तो लानोस और एक सेल्वास। ये सेल्वास जो कि अमेजन नदी की घास की, ये दोनों गर्म, यानी तीनों गर्म है, लानोस भी, सेल्वास भी, कंपोज भी, क्योंकि ये 0 डिग्री ज़्यादा करीब है। इसलिए लानोस घास के मैदान अमेजन नदी बेसिन में, लानोस सेल्वास घास के मैदान अमेजन नदी बेसिन में, लानोस वेनेजुएला के घास के मैदान, कंपोज ब्राजील के घास के मैदान, 3 के 3 गर्म उष्णकटिबंधीय घास के मैदान ट्रॉपिकल जोन में। और ग्रान चाको और पंपास ये हैं ठंडे घास के मैदान, जो कि अर्जेंटीना की सीमाओं पर था। ये था दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का के बारे में थोड़ा बहुत जनरल अवेयरनेस, जानकारी, थोड़ा महाद्वीप के बारे में कैसे जाना जाए, कैसे पढ़ा जाए। ये इससे संबंधित बहुत सारा मैटर रहता है, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा महत्व नहीं था। हमें दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी मिली, विश्व का सबसे विशाल फोल्डेड माउंटेन मिला। अच्छा, एंडीज पर्वतमाला के बारे में पता चला। अमेजन नदी विश्व की सबसे चौड़ी नदी है, इसका रूट इस टाइप से, कहाँ अगर अमेजन नदी गिरती है पूछता है, तो ये यहाँ से इस एंडीज पर्वतमाला से निकली तो इधर गिरती है। बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं। तो अमेजन नदी बेसिन का भी पता है, आपको पता है, बहुत महत्व है विश्व में। यहाँ पर जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता वाला देश पूछेगा तो ब्राजील होगा, इसकी वजह से, अमेजन नदी बेसिन की वजह से। जबकि विश्व में जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी भूमध्य रेखा के आसपास सबसे ज़्यादा होती है, तो इस वजह से अफ्रीका के घने जंगलों में वहाँ पर ज़्यादा दिखती है। लेकिन अमेजन नदी बेसिन में भी जैव विविधता बहुत ज़्यादा है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। तो ये था आज का टॉपिक। आज की क्लास यहीं पर समाप्त हुई। जय हिंद, जय उत्तराखंड।